नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का टेक्स लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सबको बता दें कि बीपीएससी के थ्रू होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा में दो पार्टों में पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। एक तो आपका होगा भाषा का पेपर है, ठीक है, जिसमें 100 नंबर के प्रश्न आएंगे। 100 में से दोस्तों आपको बता दें कि 100 में 75 नंबर का हिंदी होगा और 25 नंबर का इंग्लिश, ठीक है। तो जो 75 नंबर है दोस्तों, इसकी तैयारी मैं करवाऊंगा, ठीक है। 75 नंबर की तैयारी बिल्कुल फ्री में दोस्तों यहाँ पे करवाई जाएगी आप सभी का, हिंदी भाषा का, ठीक है। इसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं इस क्लास के पहले प्रश्न पे। तो प्रश्न दोस्तों देखिएगा, जो आपका बीपीएससी के थ्रू परीक्षा होने वाली है, इसमें आपके दोस्तों जो ऑप्शन होंगे, इसमें कभी कभी ऐसा पूछा जाएगा, कभी कोई प्रश्न 4 ऑप्शन का होगा, कोई प्रश्न 5 ऑप्शन का होगा, ठीक है। तो 5 ऑप्शन का होने का मतलब सिर्फ बच्चों को फंसाने का एक तरीका। इसमें एक चौथा ऑप्शन रहेगा, इसमें से कोई एक या इसमें से कोई नहीं। जिसको उसको पांचवा ऑप्शन जो देता है उसमें से ही क्लिक कर देगा कि इसमें से कोई नहीं। दोस्तों इसी सब चीज की तैयारी मैं दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के जरिए करवाऊंगा। आज बीपीएससी हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है दोस्तों, और इस प्रैक्टिस सेट के जरिए आपका 75 नंबर की तैयारी दोस्तों करवाई जाएगी, ठीक है। तो भाषा में हिंदी का प्रश्न नंबर 1 है। इसमें देखिएगा, करा के निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। पूछ रहा है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। दोस्तों वर्णमाला से आपके पेपर में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। वर्णमाला से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि व्याकरण से रिलेटेड काफी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि 75 नंबर का प्रश्न है। तो हर एक चैप्टर से आपके 2 से 3 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलने वाला, ठीक है। तो वर्णमाला दोस्तों टोटल वर्डों की जो संख्या है, टोटल वर्ड कितने हैं, 52 वर्ड टोटल हैं, ठीक है। और कभी पूछ लेता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वर जो है आपके 11 हैं। उसके अलावा कहीं पूछ लेता है कि व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजनों की संख्या 33 है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो पूछ रहा है इस प्रश्न में वो ये है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या पूछा है कि इसमें से संयुक्त व्यंजक कौन सा नहीं है। अगर आप जानेंगे कि संयुक्त व्यंजक कौन सा होता है, तभी आप बता पाएंगे कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि संयुक्त व्यंजक कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बता दें कि छ, त्र, ज्ञ, ये सभी क्या है, संयुक्त व्यंजक है, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों दिया है यहाँ पे छ, त्र और ज्ञ, ये क्या है, तीनों ही क्या है, संयुक्त व्यंजक है। जबकि यह जो है वो क्या है, संयुक्त व्यंजक नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो कौन सा नहीं है, यह नहीं है। और यह के बारे में अगर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि यह क्या है, तो यह आपका अंतस्थ व्यंजक है, ठीक है। और अंतस्थ वर्ड में कौन कौन से वर्ड आते हैं, अंतस्थ वर्ड जो होता है उसमें य, व, र और ल वर्ड जो है वो अंतस्थ व्यंजक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजक के बारे में यहाँ पे मैंने चर्चा किया कि अंतस्थ व्यंजक के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। य, व, र, ल जो है वो अंतस्थ व्यंजक के अंतर्गत आते हैं। और इसमें से पूछा है कि संयुक्त व्यंजक कौन सा नहीं है, तो यह जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब है, क्योंकि यह जो है वो संयुक्त व्यंजक नहीं है, यह एक अंतस्थ व्यंजक होता है। और वो अंतस्थ वर्ड कौन कौन से होते हैं दोस्तों जान लीजिए उसको। य, व, र और ल जो होता है क्या होता है, अंतस्थ व्यंजक होता है। कभी कोई पूछ लेता है कि इसमें से आपके अर्ध स्वर कौन से हैं, तो जो दोस्तों य और व है, ये क्या है आपका, य व जो है वो अर्ध स्वर है, ठीक है। और ल जो है वो पाश्चविक है, और र जो है वो क्या है, लुंठित वर्ण है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इसी तरीके से आपके जो डाउट है उसको क्लियर करते चलूंगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड है। तो इसमें पूछा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। इसमें से कौन सा वर्ण है जो शुद्ध लिखा गया है, ठीक है। तो दैदीप्यमान या दैदीप्यमान या दैदीप्यमान या दैदीप्यमान, तो इसमें से पूछा है कौन सा वर्ण शुद्ध है, कि जिसकी लिखावट शुद्ध। अगर दोस्तों आप उच्चारण शुद्ध करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप इसमें से पकड़ पाएंगे कि कौन सा वर्ण जो है शुद्ध लिखा गया। यह देदीप्यमान जो है दोस्तों, देदीप्यमान यही सही है इस प्रश्न का राइट जवाब।
ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। कह रहा है कि अनुसार एवं अनुनासिक व्यंजकों का प्रयोग, अनुनासिक एवं अनुसार का प्रयोग करने संबंधित त्रुटियों को दूर किया सकता है। अगर दोस्तों कोई बच्चा है अनुसार एवं अनुनासिक संबंधित त्रुटियां कर रहा है तो उस त्रुटियों को दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर, अनुसार वाले शब्दों की सूची बनाकर, या स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके, या अनुनासिक से के नियम बताकर। दोस्तों सिर्फ अनुनासिक का नियम बता देने से जो बच्चा है उसकी अनुसार या अनुनासिक संबंधी जो त्रुटियां हैं वो दूर नहीं हो सकती हैं, ठीक है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको स्वयं में खुद, जो टीचर है या शिक्षक है उसको स्वयं में उस अनुसार या अनुनासिक वाले शब्दों का प्रयोग करके या उसका सही तरीके से उच्चारण प्रस्तुत करके बच्चे को बताना पड़ेगा कि इसका उच्चारण इस तरीके से करिए, तब जाके जो उसकी अनुसार या अनुनासिक संबंधित त्रुटियां हैं वो उसकी दूर हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द के बारे में दोस्तों यहां पूछा है कौन सा देशज शब्द है? शकुन, सर्प या छड़? दोस्तों आप बता दें कि यहाँ पे चाहे शकुन हो, सर्प हो या छड़ हो, तीनों ही क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों का त्यों ही प्रयोग हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत से तो आए लेकिन उनके ऊपर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पड़ने के कारण उसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया, तो इस कारण से वो क्या हो गए? तद्भव शब्द कहलाए। और इसमें पूछा है कि देशज शब्द कौन सा है, तो अक्षर जो लिखा गया दोस्तों यही क्या है? देशज शब्द है। इसके अलावा आपको बता दें अगर यहाँ पे लोटा लिखा होता है या लोटा, पगड़ी, ये सभी भी शब्द क्या हैं? आपके देशज शब्द के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि अभिष्ट शब्द में उपसर्ग है, और उपसर्ग क्या होते हैं? ऐसे शब्द या शब्दांश जो कि किसी शब्द के शुरू में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दें, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्गों की टोटल संख्या कितनी होती है? 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि अभिष्ट जो शब्द लिखा गया है अभिष्ट है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? दोस्तों ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभिष्ट में अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। लिखा गया है कि महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास। दोस्तों समास से भी रिलेटेड आपके परीक्षा में 2 से 3 नंबर के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों अब प्रैक्टिस से जैसे जैसे करवाता रहूंगा वैसे वैसे इस सबसे एग्जाम्पल जो है जितना हो सकेगा उतना एग्जाम्पल आप सबके लिए लाता रहूंगा। दोस्तों कह रहा है कि महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास। पहले आप जान लीजिए कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, और समास की जो संख्या मानक होती है कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। तो कहा गया है कि महाकवि, अगर दोस्तों किसी भी शब्द का विखंडन करने पे उसके बीच में है जो या के समान शब्द आ जाए तो वहां पे क्या हो जाता है? कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ अगर हम महाकवि का विखंडन करते हैं तो यहाँ लिख के आएगा महान है जो कवि, ठीक है, अर्थात महाकवि। तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्मधारय समास होगा, ठीक है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ऑप्शन दे रखा है बहुव्रीहि समास। क्या होता है बहुव्रीहि समास? ऐसा समास जिसमें न तो पहला पद प्रधान हो न तो सेकंड पद प्रधान हो, उसमें किसी अन्य पद की प्रधानता हो जाए तो वहां पे क्या होता है? वहां बहुव्रीहि समास हो जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। कह रहा है कि रोपण शब्द का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? विलोम का मतलब होता है उल्टा, जैसे राजा का चोर होता है, ठीक है, रात का दिन होता है, ठीक है। इसी तरीके से रोपण का विलोम शब्द क्या होगा? रोपना या दोषारोपण करना, उन्मूलन या मूलन। तो रोपण शब्द का विलोम क्या होता है? उन्मूलन होता है, ठीक है। जिस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रात का विलोम क्या हो जाएगा? दिन होगा, ठीक है। और उसी तरीके से अंधकार का विलोम क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा। उसी तरीके से रोपण का विलोम क्या होगा? उन्मूलन होगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या
नेक्स्ट पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि। भाषा शिक्षण में खेल का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, क्यों? क्योंकि जो खेल होता है भाषा को विस्तार देते हैं। ऑप्शन सेकंड है, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है, या भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। बिल्कुल सही दोस्तों, जो भाषा शिक्षण में खेल जो होता है भाषा को क्या करता है, भाषा को विस्तार देता है। इससे जो बच्चे होते हैं खेल में कई लोगों से मिलते हैं और वहां पे दोस्तों उनका सामाजिक विकास वो भी अच्छी तरीके से होता है और कई प्रकार से कम्युनिकेशन करते हैं, जिससे उनके भाषा का भी विस्तार अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। और संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें जो वह शब्द लिखा गया है उसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, या निजवाचक सर्वनाम, या निश्चयवाचक सर्वनाम? तो वह लड़का, वह, वे, ये सब दोस्तों जो होते हैं किसमें आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर पता करना हो अनिश्चयवाचक, तो कोई आ गया, कुछ लड़के आ गए, कोई, जहां पे दोस्तों कोई चीज निश्चित ना हो, कोई आ गया लेकिन कौन आया ये निश्चित नहीं है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और यहाँ पे क्या है? वह क्या है? एक निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, और संबंधवाचक सर्वनाम की विशेषता होती है जो सो, अगर आपको लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि जो वाक्य दिया हो उसमें जो या सो दिखाई दे, तो वहां पे दोस्तों क्या हो जाता है? वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और इस प्रश्न का राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, कौन सा विशेषण है? विशेषण होता क्या है पहले ही जान लीजिए। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं या विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और विशेष क्या होता है? ऐसे शब्द जिसकी विशेषता बतलाई जाए वही क्या कहलाते हैं? विशेष कहलाते हैं। तो यहाँ पे मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, तो कैसा पतलून पहन, देखिए दोस्तों आप खुद से अगर इसमें प्रश्न पूछेंगे तो आपको विशेषण पहचानने में आसानी हो जाएगी। तो मदन कैसी पतलून पहनकर खेलने आया था, पतलून है उसकी विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है, कैसी पतलून? काली पतलून। तो यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा? काली। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा या ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि महर्षि में कौन सी संधि है? संधि जहां पे दो शब्द मिलके एक हो जाए और उसे एक नए शब्द का निर्माण हो जाए, जैसे यहाँ पे अ लिखा होता और अ का आ से मेल हो जाता तो यहाँ पे आ हो जाता दोस्तों। तो यहाँ पे एक नए शब्द का निर्माण हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? संधि हो गया। ठीक है, और संधि जो होती है वो मुख्यतः जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। जब स्वर के बाद स्वर का मेल हो, उससे एक नए शब्द का निर्माण हो जाए तो वहां पे क्या होता है? वहां पे स्वर संधि होती है। और जब स्वर के बाद जब व्यंजन के बाद व्यंजन आए या कोई स्वर शब्द आ जाए तो वहां पे दोस्तों क्या हो जाता है? तो वहां पे दोस्तों यहाँ पे महर्षि शब्द में कौन सी संधि पूछ रहा है? तो महा प्लस ऋषि। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सीधे सीधे गुण संधि होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे आपको ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। इस तरीके से आपको बता दें कि संधि जो होती है मुख्यतः 3 प्रकार के, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। जब स्वर के बाद स्वर का मेल हो तो वहां पे स्वर संधि, जब व्यंजन के बाद व्यंजन आए या स्वर आ जाए तो वहां पे व्यंजन संधि हो जाती है। और विसर्ग, जब विसर्ग चिन्ह ही दोस्तों आपको इंगित कर देगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विसर्ग का यूज हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कहाँ पे स्वर संधि है, कहाँ व्यंजन है, कहाँ पे विसर्ग है। तो महर्षि में गुण संधि का यूज हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे।
प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी शब्दांश के अंत में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दें, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पे दोस्तों प्रत्यय, जैसे यहाँ पे कामा प्लस उ, तो दोस्तों यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे दुकानदार करते हैं तो यहाँ पे दार प्रत्यय लगा हुआ है और यहाँ पे पन प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन जो अनुपस्थित शब्द लिखा गया है इसमें अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है, इसलिए यही क्या है, प्रत्यय रहित है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि चाकू से फल को काटा गया, इस वाक्य में रेखांकित कारक कौन। दोस्तों कारक से भी रिलेटेड आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए उससे भी एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हूं दोस्तों। आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट अलग अलग लाऊंगा तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन, जो प्रश्नों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चाकू से फल को काटा गया, यहाँ पे जब किसी के द्वारा कोई चीज की जा रही हो तो वहां पे क्या हो जाता है, करण कारक होता है। क्या होता है, करण कारक होता है। जैसे चाकू से फल काटा गया, चाकू से मारा गया, ठीक है, वहां पे क्या होता है, करण कारक हो जाता है। और कारकों की संख्या दोस्तों आप बता दें कि कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं हिंदी में, और संस्कृत में कारक जो होते हैं वो 6 होते हैं। तो यहाँ पे जहां पे कर्ता की प्रधानता हो वहां पे, ठीक है, तो यहाँ पे चाकू से फल काटा गया। और संप्रदान कारक, जहां पर दोस्तों कोई चीज किसी को दान में दी जाए और उससे वापस न ली जाए, वहां पे संप्रदान कारक होता है। और इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, लड़का पेड़ से गिरा कौन सा कारक है, अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक। तो लड़का पेड़ से गिरा, जहां पे अलगाव का बोध हो जाए वहां पे क्या हो जाता है, अपादान कारक होता है। क्या होता है, अपादान कारक। जहां पे अलगाव की बात की जाए वहां पे अपादान कारक होता है। जैसे लड़का पेड़ से गिरा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वहां पे अपादान कारक होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। इसके अलावा संप्रदान कारक, जहां पे कोई चीज किसी को दान में दी जाए और उससे वापस न ली जाए, वहां पे क्या होता है, वहां पे संप्रदान कारक हो जाता है। और अधिकरण कारक, जहां पे कोई वस्तु किसी के ऊपर या में हो। तो जैसे दोस्तों इसको पहचानने का नियम समझ लीजिए, अगर कोई वाक्य दिया हो और उसमें लिखा हो में या पर, तो समझ लीजिएगा वहां पे क्या है, अधिकरण कारक का यूज हुआ है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, एक शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाकर अपने शिक्षण विधि में बदलाव करके पुनः शिक्षण करता है। शिक्षक कर रहा है उपचारात्मक शिक्षा, निदानात्मक शिक्षा या उपलब्धि प्रशिक्षण या मूल्यांकन। तो दोस्तों मूल्यांकन तो नहीं कर रहा है, सिर्फ उसको ज्ञात हो जाए, लेकिन इसमें बदलाव भी कर रहा है, ठीक है, शिक्षण विधि में बदलाव भी कर रहा है। मूल्यांकन सिर्फ पता चल जाता है, ये मूल्यांकन जो शब्द लिखा गया इसे सिर्फ पता चलता है कि बच्चा जो है वो किस क्षेत्र में कमजोर है या उसको कितना नॉलेज है, ये सारी चीजें मूल्यांकन से पता चलती हैं। और उपलब्धि से, परीक्षण से भी उसको यही जानकारी मिलती है कि उसको कितना आ रहा है। लेकिन उस चीज को जान के उसका उपचार कर देना दोस्तों क्या कहलाता है, निदानात्मक प्रशिक्षण कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। यहाँ पे शब्द लिखा गया है पवन, संधि विच्छेद करना। दोस्तों संधि नहीं, यहाँ पे संधि विच्छेद करना है। पवन का पो प्लस अन, पवन का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे हम पाएंगे पो प्लस अन, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि चौराहा का समासिक विग्रह क्या होगा, मतलब चौराहा का समास में विग्रह क्या होगा। चौराहा मतलब चार राहों का समूह, या जहां पे दोस्तों पहला पद आपको संख्यावाचक दिख जाए, चौराहा लिखा गया है ना, तो यहाँ पे दोस्तों सीधा सीधा पहला क्या हो गया, द्विगु समास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि चार राहों का समाहार जो होता है वही क्या कहलाता है, चौराहा कहलाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि आग की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है, प्रिय लगना, बहुत प्रिय लगना, कष्टदायक होना या धोखा देना, ठीक है। आग की किरकिरी लगना मतलब आग को अप्रिय लगना, ठीक है, अप्रिय लगना ही क्या कहलाता है, आग को किरकिरी लगना, ठीक है।
आंखें लगना, कभी होता है ना मुहावरा आंखें लगना मतलब प्रेम हो जाना, ठीक है। लेकिन आंख की किरकिरी होने का मतलब क्या होता है, अप्रिय लगना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिए दोस्तों। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को बोलने की क्षमता के साथ आते हैं। यहाँ पे ख स्थान इसमें भरना है, पढ़ने लिखने रटने या समझने। दोस्तों आपको बता दें कि कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता के साथ आते हैं। दोस्तों बच्चा जो होता है, जब बच्चा पहली बार जब स्कूल में आता है तो उसके चीज नॉलेज नहीं होता है कि वहां पे जाके सिर्फ खड़े हिंदी में हमको बात करनी है। जब बच्चा पहली बार स्कूल में आता है तो कई तरीके की अपनी क्षेत्रीय भाषा का यूज कर लेगा, भोजपुरी यूज कर लेगा या कोई अन्य भाषाओं का मतलब कर सकते हैं, कई भाषाओं को बोलने और समझने की क्षमता होती है, उसके साथ लैस होके आता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि पहली कक्षा में भी लिखने के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में जब बच्चा वाक्य लिखता है तो लिखने के अंतर्गत आएगा ही। शब्द लिखना, अक्षर लिखना या चित्र बना। दोस्तों आपको बता दें कि पहली कक्षा में जब बच्चा होता है, जब कलम के द्वारा सिर्फ किताबों पे इधर उधर सिर्फ पेन चलाता है तो भी चित्र बनाता है या कोई ड्राइंग बनाता है तो भी किसके अंतर्गत आता है, लिखने के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ दोस्तों मैं मिलूंगा, ठीक है। और आपकी पूरी कोशिश रहेगी आपकी जो 75 नंबर है उसकी तैयारी करवाया जाए, ठीक है। 75 में से आप अच्छा नंबर हासिल कर सकें ताकि आपका जो पेपर फर्स्ट है वो आसानी से क्लियर हो जाए।